नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। और मैं हूं आपके साथ तीर्थांकर सरकार। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। आज हम दर्शकों बात करने वाले हैं एक ऐसे दोष की जिसकी वजह से आप लोगों के हम लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं जो है वो सामने आती है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों के साथ देने की जो क्षमता है वो रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित जो कुंडली होती है उसे शापित कुंडली कहा जाता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में जो है पितृ ऋण की स्थिति जो है वो मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जातक के सांसारिक और जीवन और जो आध्यात्मिक उन्नति होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो आज हम इसी पितृदोष के विषय में जो है जानने वाले हैं आचार्य जी से कि पितृदोष क्या है, कैसे होता है, इसके उपाय क्या है, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, श्राद्ध का पर्व चल रहा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से, जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू मान्यता के लोग हैं, अपने अपने तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, अपने पितरों का सम्मान कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि पितृदोष क्यों आता है, क्या होता है, क्या इसमें करना चाहिए, इसका प्रतिफल क्या होता है, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही लक्ष्य है, हम चले ज्ञान की ओर। बस आपसे एक जरूर मैं प्रार्थना करता हूं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये हमको जरूर बताते रहें, जिससे हम अपने आप को अपग्रेड करें और आप लोगों को आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करें। जी, आज जब बात पितृपक्ष की चल रही है और पितृदोष की चल रही है तो हम शुरू करते हैं मित्रों। आज जाने आप पितृदोष होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो पितृदोष होता है। अगर रण में कोई व्यक्ति मारा जाए और उसका क्रिया न की जाए तो भी पितृदोष लगता है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, उनकी क्रिया न की जाए तो भी पितृदोष लगता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगता है। और इसका क्या तरीका होता है, कैसे महसूस किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं पितृ के लक्षण के रूप में। पितृदोष के लक्षण में क्या क्या होता है वो बताता हूँ। संतान न होना, और हो गई तो विकलांग होना, मंदबुद्धि होना, चरित्रहीन होता, अथवा होकर मर जाना या गर्भपात होते रहना, नौकरी या व्यवसाय में हानि होना, लगातार आप प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको साल के अंत में नजर आता है कि मैंने तो अपना इतनी मेहनत करके धन लगा के भी कुछ नहीं पाया, तो भी वो पितृ दोष का एक कारण होता है। इसके अलावा परिवार में सब कुछ होते हुए भी एकता ना होना, अशांति होना, तनाव हो, लड़ाई झगड़े होते रहे। भाई है, दो भाई है, उसके अंदर भी झगड़े हो रहे हैं। घर के सदस्यों में से एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ लगातार बने रहना, इलाज कराने पर भी ठीक ना होना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। घर में युवक युवतियां जवान है, विवाह नहीं हो रहे हैं, वो भी पितृदोष का एक कारण बन होता है। अपनों के द्वारा धोखे मिलते रहना भी पितृदोष का एक कारण होता है। आपको मैंने एक बार बताया था कि हम किस तरह की संतान हमारे जीवन में आती है, कौन कौन से ऋण वाली संतान आती है। पितृदोष भी बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही होता है। और दोस्तों, मांगलिक कार्य में विघ्न होना, बार बार विचार बनने के बाद भी पूर्ण कार्य न करना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। परिवार के सदस्य में किसी को भूत बाधा आदि का असर होना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है।
आमदनी होने पर भी बीमारी आदि में पैसे का अनावश्यक खर्च भी पितृदोष में आता है। और इसका हम कैसे निदान करेंगे, सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है। पितरों का विधि विधान, पिंडदान आदि का 13वीं पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक जी और वार्षिक श्राद्ध करते रहना चाहिए। पहला काम, 3 पीढ़ियों के पितरों की पुण्यतिथि व मासिक उनका जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। अपने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके विदा करना चाहिए। पितरों की स्मृति या करनी चाहिए, विस्मृति करने से भी पितृदोष का अपमान होता है। धर्म विरुद्ध आचरण करना, जीवित माता पिता को के साथ मारपीट करना, मृतक माता पिता को जलेबी खिलाना भी पितृदोष है। आप जीवित माता पिता पे हाथ उठाते, उनकी जो वृद्ध अवस्था है उसमें परेशान करते और श्राद्ध के अंदर उनको खीर पुले हलवे खिलाते हैं तो भी पितृदोष शमन नहीं होता। इसके अतिरिक्त आप ये भी समझ लीजिए कि पिता को आपने जीवित तकिया नहीं दिया और मरने के बाद आप उनको मशहरी भी दे रहे हैं, यानी कि पलंग और तकिया और कपड़े दे रहे हैं, तो भी पितृदोष समाप्त नहीं होता। इसके लिए आपको माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, अर्थात अपने बड़ों का सम्मान करना ही पड़ेगा, जिससे आपकी संतान आपके हक में अच्छे काम करे। पितृदोष जब लदे हुए फल, पीपल, वट आदि को काट देते हैं तो भी पितृदोष का संपन्न नहीं होता, समापन नहीं हो सकता। साधु या नाग या ब्राह्मण की हत्या करना वो भी पितृदोष के अंदर एक बड़ा कारण है। गो हत्या या गो का अपमान करना भी एक पितृदोष का एक कारण है। नलकूप, तालाब या पवित्र स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन भी ये भी एक अभिशाप है। कुल देवता, कुल देवी, देवता, संत, महात्मा, वृद्ध जन आदि का अपमान करना भी एक बहुत बड़ा निंदनीय अपराध है। धर्म स्थल, पवित्र स्थल या गलत कार्य जहां पर आप जाकर यदि मैथुन करते हैं तो केदारनाथ जैसी घटनाएं होती हैं, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। ये भी पितृदोष का एक कारण बनता है। पूर्णिमा, अमावस्या, पवित्र दिवस पर सम्मुख करने से भी और पूजित जो हमारी स्त्री पूजनीय है उनके साथ संबंध बनाने से भी हमको इस नरक से छुटकारा नहीं मिलता, बार बार इस नरक को भोगना पड़ता है। और घर में अगर कोई अतिथि आ जाए उसका अनादर करने से भी आप उसकी सेवा ना करें, उसका अनादर ना करें। सेवा ना करें कोई बात नहीं, लेकिन उसका अनादर भी ना करें। हम ये तो कह ही सकते आ बैठ पी पानी और उसको विदा कर दे। इसके अलावा आप पे समय है या नहीं है, कभी कभी ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। पितृदोष के उपाय की बात करते हैं तो आपको बता दें कि पितृदोष के कितने आसान उपाय हैं, आप करिए और मुक्त हो जाइए। पितरों की पुण्यतिथि नोट कर लीजिए और उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान देते रहिए, और जब श्राद्ध आ जाए तो उनकी तिथि पर तर्पण कीजिए। कुत्ता, गाय, कोआ, ब्राह्मण, इनको भोग लगाइए तो निश्चित तौर से पितरों को आप शांति मिलती है। और अग्नि का भोग जरूर लगाना चाहिए, वो तो रोज लगाना चाहिए, जिस पे हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। और ब्राह्मण का भाग, जो ब्राह्मण को भोजन देते हैं वो अनाथालय में किसी गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण का भोजन, ब्राह्मण अगर आप पक्का ना बनवाए तो कच्चा भी ब्राह्मण के घर पे दे सकते हैं जी। इसके अलावा ब्राह्मण भोजन आदि के बाद इन आश्रम में खूब दान दे तो पितृदोष से शांति मिलती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराए, फिर किसी आश्रम में आप भोजन दे दें तो पितृदोष से शांति मिलती है। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान इत्यादि अवश्य करें, क्योंकि ऐसे दिन जिन लोगों को हम परिचित नहीं, हमारे कुटुंब जने थे या हमारे रिश्तेदार थे, उनका अगर स्वर्गवास हो गया, उनको मोक्ष नहीं मिला, तो ये वो तिथियां हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी और अमावस्या के साथ पूर्णिमा। पूर्णिमा सबसे पहले आती है और अमावस्या सबसे आखिर में आती है। और घर में मद भागवत पाठ करते रहिए। 11वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृ शांत होते हैं। मद भागवत
गीता जी में 11वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृ शांत होते हैं। पीपल की पूजा, उसमें मीठा जल का अर्पण करना, दीपक जलाना तेल का, तो और उसकी परिक्रमा करने से भी पितृ शांत होते हैं। जी हनुमान बाहु का पाठ, रुद्राभिषेक, देवी पाठ करने से भी पितृ शांत होते हैं। और श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में श्राद्ध पक्ष में या सुविधा अनुसार कराने से भी पितृ शांत होते हैं। गाय को हरा चारा, पक्षियों को सतनजा, 7 प्रकार का अनाज, कुत्तों को रोटी, चींटियों को दाना नित्य देने से भी पितृ शांत रहते हैं। और एक बात और बताता हूँ, साल में एक बार 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराइए, घर के अंदर बरकत होने लगेगी। अब 1.25 लाख भोजन के नाम से तो आप डर गए होंगे। एक गोला ले लीजिए, गोले का मुंह काट लीजिए, उसके अंदर आटा, कसार मीट, भुना हुआ आटा और बूरा भर लीजिए, बूरा नहीं मिले तो चीनी, और ढक्कन लगा के जमीन में 1 हाथ नीचे गाड़ दीजिए, जहां पर भी चींटियों की भाभी हो या पेड़ का जड़ हो, और वो छोड़ दीजिए बंद करके। 1.25 लाख ब्राह्मण यानी कि 1.25 लाख चींटियों का भोजन होता है। जिन लोगों को हमेशा पैसे की दिक्कत होती है, जिन लोगों को संतान की दिक्कत होती है, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता, आप निश्चित मान लीजिए जिस दिन ये काम करेंगे उसी दिन से लाभ होगा। ये काम पूर्णमासी या अमावस्या को किया जाता है। जी इसके अतिरिक्त सूर्य को नियमित तांबे के पात्र से जल देने से भी पितृ शांत होते हैं। और बता दूं, उससे भी आसान, हर रविवार को घर में परिवार के साथ लोग गायत्री मंत्र का यज्ञ करें। साथ साथ समय समय पर गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री का विधिवत अनुष्ठान भी करते रहने से पितृ शांत हो जाते हैं। कभी कभी काले तिल पानी में डालकर तर्पण करें, उससे भी पितृ शांत होते हैं। और कभी पंचबली, पंचबली क्या होती है? कुत्ता, गाय, कौवा, अग्नि और ब्राह्मण, इन लोगों को भोजन कराइए। आटा बना हुआ, उसमें तिल काले रख के पीपल पे रख के आइए। ये पंचबली से भी आपको छुटकारा मिलता है पितृदोष का। जी वर्तमान पीढ़ी अपने बुजुर्गों, अभ्यात अतिथि, ब्राह्मण, गोमाता आदि का सतत आदर करे। आजकल देख रहा हूँ सड़कों पे गो बहुत ज्यादा हो गई है, तो लोग उन्हें बेकदरी करने लगे हैं। आखिर छोड़ता कौन है? छोड़ने वाले भी तो हम ही लोग हैं। हमने गाय पाली, उनने दूध देना बंद कर दिया, हमने उसको सड़क पे छोड़ दिया। इसके गुनाहगार सरकार नहीं है, हम लोग गुनाहगार हैं। गाय हमने पाली, हमने छोड़ दिया, जब तक हमने उसका आनंद लिया फिर उसको बेसहारा छोड़ दिया, तो इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे कृतज्ञ ना करें। और मित्रों, एक चीज और है, अंतिम बता देता हूं। पितृदोष के लिए पितृपक्ष में नियमित चतुर्श्रोत्री श्री मद् भागवत कथा व गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृ हमेशा के लिए शांत होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये थी आपकी पितरों को हम कैसे मना सकते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं, आप उनका लाभ उठाइए। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आपके पितृ आपसे खुश हो जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं फिर सरकार से कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई को फिर आगे बढ़ाए। आपको क्या देना चाहते हैं ये हमारे सरकार बताएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, पितृदोष को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा ये सेगमेंट जो है वो काफी पसंद आ रहा होगा। आचार्य जी ने जो पितृदोष को लेकर आज आपको जानकारी दी है, निश्चित तौर पर ही ये आपके जीवन में आपको फायदा देंगी और आपकी जो समस्याएं हैं उसका भी निदान जो है वो आपको मिलेगा। अब इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों आपके सवाल लेने का। जैसा कि आपको पता है जो लाइव का हम लोगों ने सेशन शुरू कर रखा है, सवाल लेने का आप लोगों का समय हो गया है, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। उससे पहले जो भी आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं अपने मित्रजनों, अपने परिजनों के साथ, कम से कम 10 लोगों के साथ 10 ग्रुपों में इस वीडियो को साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी अपने प्रश्न जो है वो हमारे यहाँ पूछ सके। पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है आचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन करें। पहला प्रश्न आया है ब्रिज किशोर चौधरी जी का, उदयपुर राजस्थान से। इनका जन्म हुआ है 15 दिसंबर 1990 1990।
समय है इनका रात के 10:20। नौकरी में बार बार जगह बदलने से परेशान है ये, ना चाहते हुए भी हर दूसरे साल ऐसा हो जाता है, क्या दोष है जानना चाहते। बार बार नौकरी में इनका जगह का जो है उसका बार बार बदलाव हो रहा है। इनका सिंह लगन है, वृश्चिक राशि है, शनिवार को इनका जन्म हुआ अनुराधा नक्षत्र में। स्थिति बहुत बढ़िया है, वैसे तो बड़े बहादुर और बड़े मीठा बोलने वाले हैं, और इनका भाग्य भी बहुत अच्छा है। जब से इनका जन्म हुआ इनके परिवार में भी स्थिति बढ़िया होगी। इस समय जो इनकी चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है 1/3/2019 से। इनको ये समझना चाहिए कि आपकी कुंडली सच में बहुत अच्छी है, भविष्य बहुत अच्छा है आपका। अभी आप युवा है, 31 साल के हैं। मेरे दोस्त, आप एक काम करें, एक पुखराज आप अपने प्रतिमा में पहली उंगली में पहने, सबसे पहली बात। और दूसरा, भगवान विष्णु के मंदिर में शुक्रवार को मीठे चावल के ऊपर बूरा डाल के वो आप वहां पर भगवान विष्णु को भेंट करके आए। आप निश्चित हो जाए आपकी बहुत जल्दी तरक्की होगी। आपकी कुंडली सच में बहुत अच्छी है, लेकिन आलस को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका आलस आपके लिए बहुत ही अवरोध का कार्य करता है। साथ में गुरु और केतु आपका 12वें घर में है। आपकी कुंडली सच में श्रेष्ठ कुंडलियों में से एक है। बस खाली जो आपका लगन है वो आपका शून्य का है, जिससे आपको मानसिक रूप से कई बार परेशानी होती है। इसके लिए आपको करना होगा, एक मौली अपने हाथ में अपने जन्मदिन के ऊपर बांध ले, क्योंकि 15 दिसंबर आपका जन्मदिन आ रहा है। 11 चक्कर की मौली कलावा लाल रंग का आप अपने हाथ में बांध लीजिए, आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ब्रिज किशोर जी, आपको भी आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं आचार्य जी से पर्सनली, आप मिल सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, नियमित तौर पर उन उपायों को कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है वेद प्रकाश जी का। इनका जन्म हुआ है 12 नवंबर 1992 को सुबह के 7 बजे, कटिहार बिहार में। 12 नवंबर 1992 और समय है 7 बजे सुबह के, और स्थान है कटिहार बिहार। घर में 4 साल में किसी बुजुर्ग या जवान की मौत हो रही है। क्या कोई पितृदोष है या नहीं इनके है? सातवें घर में जी, पिछले 12 साल में 3 बार ऐसा हो चुका है। इनके पितृदोष बहुत जबरदस्त है। इनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु 7वें घर, ये पितृदोष बना रहा है। पितृदोष बनने की वजह से इनको मानसिक परेशानी कुछ समय के बाद मिलती रहती है। मंगल इनका नीच का है, अगर देखा जाए तो मंगल की वजह से इनकी वाणी भी थोड़ी सी खराब है। ऊपर से बुध और राहु की युति लगन के अंदर है, अर्थात स्वभाव के अंदर बड़ा इनके परिवर्तनशील स्वभाव है। बुध इनका काम नहीं करता बढ़िया। ऐसे व्यक्ति को चांदी का छल्ला पहनना चाहिए और अमावस्या पर अपने पंडित जी से मिलके पितृ शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए, जिससे इनके परिवार के सभी सदस्य भविष्य में ठीक प्रकार से स्वस्थ रह सके। और भैया एक बात ये भी है, अपने बुध का उपाय करो। बहन बेटियों को कुछ ना कुछ बुधवार के रोज देते रहो, बहनों को खुश रखो, तो भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वेद प्रकाश जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप कीजिए तो निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आया है आचार्य जी मीनाक्षी त्यागी जी का। इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1991 और जन्म स्थान है इनका कुल्लू कोट, पंजाब, पाकिस्तान। समय क्या है जी? समय है दिन में 1:15 और ये जानना चाहती है, डांसर है, मौके मिल जाते हैं लेकिन कई बार आने के बाद निकल जाते हैं, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। पाकिस्तान का जन्म है। जी, पाकिस्तान का जन्म है।
इनका वृक्ष लगन कन्या राशि है, सूर्य इनके कुंभ का है, सोमवार को इनका जन्म हुआ है। अब जी इनकी कुंडली में की बात है, मंगल इनका लगन में है, काफी काबिल है, भागदौड़ करने वाली है, मगर आगे माइग्रेन की प्रॉब्लम इनको बनती है, माइग्रेन रहता है इनको। जी इनको अपने घर से दूर जाके लाभ मिलेगा, ये इनको बता दीजिए, इनको इनके घर से दूर जाके लाभ मिलेगा। अपने शहर में रह के जहाँ इनका जन्म हुआ है वहां रह के लाभ नहीं हो सकता। जी दूसरी बात ये है, एक ही है 8.5 कैरेट का ओपल पहन ले, इनकी तकदीर के ताले खुल जाएंगे और ये बहुत तरक्की कर पाएंगी। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए शाम को छिपते हुए को देखना चाहिए 2 मिनट, तब इनको लाभ होगा। वैसे इनकी वाणी ठीक है, तेज वाणी है और ये मंगली हैं, अपने जी डांस के क्षेत्र में लगी रहे, आगे तरक्की करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मीनाक्षी जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उनको आप कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको भी आपके जीवन में इसके सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है, लगातार जो है आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप हम नीचे दिए गए नंबरों पर भी हमें व्हाट्सएप कर या टेक्स्ट मैसेज कर बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारियां लेकर आ सके और बेहतर तरीके से हम अपने कार्यक्रम को आपके लिए बना सके। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप इतना सारा समय देते हैं दर्शकों को, इतना समय देते हैं, इतनी बेहतरीन जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं, दिन रात इतनी मेहनत कर कर अलग अलग टॉपिक्स दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। आपका भी आचार्य जी तहे दिल से शुक्रिया, इतना सारा समय हमें देने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप लोग साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेसिडेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।